अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आई थिंक ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और ये टॉपिक बनता है 4.3 जो कि बनता है जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ द डाटा साइंस लाइफ साइकिल। स्टेजेस ऑफ द डाटा साइंस लाइफ साइकिल। आपने वो सारी बातें याद रखनी हैं या रिवाइज करनी है या अपने माइंड में लेकर आनी है। हमने बात की थी डाटा साइंस और साथ में डाटा बेस के बारे में, ऐसा ही है ना। तो सुनो गौर से, डाटा साइंस लाइफ साइकिल एक स्ट्रक्चर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। व्हाट इज द मीनिंग स्ट्रक्चर? ठीक है, स्पेलिंग पे फोकस ज्यादा नहीं करना। हमने जब डाटाबेस से पहले जो लेक्चर हमें पढ़ा, डाटाबेस में स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज डाटा होता है। स्ट्रक्चर का वर्ड यूज किया था हमने ना, तो उसका मतलब ये था कि उसमें ना एक कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं। ठीक है, उस तरतीब में उनको डाटा रखा जाता है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसी तरह डाटा साइंस लाइफ साइकिल, इसकी भी स्ट्रक्चर स्टेप्स हैं। एक तरह एक स्ट्रक्चर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो डाटा को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉलो किया जाता है। और इस स्टेजेस यानी इस साइकिल के जो हैं मल्टीपल स्टेजेस हैं और आई थिंक 6 to 7 स्टेजेस हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेजेस हैं और हर स्टेज जोन सी भी है, अगर वो स्टेज 1 है या स्टेज 5 है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसकी अपनी वैल्यू है। और अगर वो स्टेप आप सही तरीके से नहीं करोगे तो आपका जो भी स्टेज बाकी स्टेजेस हैं उसे फर्दर उसमें प्रॉब्लम आएंगी। तो सबसे पहले जो आपके पास स्टेज आती है वो है प्रॉब्लम डिफिनेशन, यानी कि मसले की तारीफ। अब इस स्टेज में होता क्या है? इस स्टेज में ना हमें क्लियर डिफाइन करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन किस तरह होना चाहिए। ठीक है, एक तरह से समझ लो, प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं हम, प्रॉब्लम है क्या और उसका हम सॉल्यूशन क्या निकालेंगे या हमें क्या सॉल्यूशन बनाना चाहिए। ठीक है, बिजनेस प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन हो सकते हैं या सेट होते हैं, आप गोल सेट करते हो ना। इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स और गोल डिफाइन किए जाते हैं ताकि हम जान सकें हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका वर्ड यूज किया गया है KPI, जिसको कहा जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। बेसिकली KPI क्या होते हैं? एक सेट किया जाता है जो प्रोग्रेस और सक्सेस मेजर करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारा गोल है सेल्स को 2 मंथ्स में 15% बढ़ाना है, तो ये क्या होगा? एक KPI हो जाएगा। हमने एक गोल सेट कर दिया है, साथ में उसका टाइम पीरियड भी है कि हमने विद इन 2 मंथ्स में हमने 15% अपनी सेल को इंक्रीज करना है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, अगर हमारा गोल है कि वेबसाइट लोड स्पीड को 30 डेज में, कितनी डेज में? 30 डेज में 20%, कितनी परसेंट? 20% इंप्रूव करना है। वेबसाइट लोडिंग स्पीड, जो वेबसाइट ओपन होती है उसकी लोड करना है। ठीक है, 20% 30 डेज में, तो ये भी एक KPI है। यानी कि आप क्या करते हो, डे बाय डे साथ प्रोग्रेस नोट करते हो कि आज हमने इतनी प्रोग्रेस की, इतनी की, जैसे उस तरह ना, इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, वे 30 डेज का है और उसके अंदर हमने इतना करना है और डे बाय डे हम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करते हैं या नोट करते हैं। ठीक है, और जो इस स्टेज का जो आउटपुट होता है वो एक क्लियर हाइपोथेसिस या वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है जो हमारी फ्यूचर एनालिसिस के बेस होता है या बेस बनता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सिंपल कहूं कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का नहीं पता तो आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? जब आपको सवाल समझ नहीं आता या नहीं आएगा तो आप उसका आंसर कैसे दोगे या कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, फर्स्ट स्टेज ये है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है डाटा कलेक्शन। ठीक है, सेकंड स्टेज क्या है? डाटा कलेक्शन। देखो, आपने समझ लिया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ डाटा तो चाहिए होगा, ऐसे ही है ना। जैसे आप एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पढ़ते हो, और वो पढ़ते कहाँ से हो? बुक से, किसी आर्टिकल से, किसी नोट से, किसी न्यूज़पेपर से, किसी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करते हो। सेम यहाँ भी क्या किया जाता है कि डिफरेंट सोर्सेज से क्या जमा किया जाता है? डाटा को गैदर किया जाता है जो रिलायबल और यूजफुल सोर्सेज हों। ठीक है, अब बात होती है फिर इसके अंदर क्या वो सिंपल प्रॉब्लम है? याद करो चैप्टर 3 में, सॉरी सेकंड में शायद, हाँ
सेकंड में हमने क्लास 9 में पढ़ा था सिंपल प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर सिंपल प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या नोट्स का सहारा ले लेते हैं, यानी वहां से डाटा जमा कर लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, डिफरेंट सर्वे करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं जो हुए हैं या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं समथिंग, ठीक है, सेंसर से डाटा कलेक्ट करते हैं और या फिर क्या करते हैं, API यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि API क्या चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू API। ये पढ़ते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, API आर अ स्मॉल प्रोग्राम दैट एक्ट लाइक अ मैसेंजर बिटवीन टू और मोर सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं कि जी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक छोटा प्रोग्राम होते हैं जो सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे एक वेटर जो आपका ऑर्डर लेकर किचन से फूड ले आता है, इसी तरह डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो रेलेवेंट और एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि डाटा की क्वालिटी फ्यूचर एनालिसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। यानी फ्यूचर जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सोल्यूशन बना रहे हो, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। समझ रहे हो ना बात। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर होता है, इसलिए डाटा को रेलेवेंट और एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर डाटा गलत होगा तो एनालिसिस के रिजल्ट भी गलत होंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास स्टेज आती है डाटा क्लीनिंग, यानी कि सिंपल बात उर्दू में कहा जाए इसको, डाटा को सफाई देना। समझ रहे बात। अब इस स्टेज को डाटा प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। यहां हम डाटा को फिक्स और ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो एनालिसिस के लिए रेडी हो सके। कैसे फिक्स और ऑर्गेनाइज करते हैं, जितने भी रॉन्ग एंट्रीज हैं, ठीक है, आपने जमा कर लिया डाटा, अब जितने भी रॉन्ग एंट्रीज हैं उनको क्या करो, या फिर जो डुप्लीकेट डाटा है उनको क्या कर दो, रिमूव किया जाए, ठीक है, डुप्लीकेट डाटा जो है उनको रिमूव कर दो। जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं, मतलब कि कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जिनकी वैल्यू मिस हो गई हैं, उनको एस्टिमेट वैल्यू, वहां पे क्या लिखो, एस्टिमेट वैल्यूज लिखो, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, आपको नए कॉलम्स ऐड किए जाते हैं या एट्रीब्यूट्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक कॉलम बनाया था डेट्स का, ठीक है, एक डेट्स का कॉलम बनाया जिसमें आपने डिफरेंट तारीखें रखी हैं, उसी का फिर आप एक और कॉलम बना लेते हो क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है, क्या बना लोगे, आप बना लोगे डे ऑफ द वीक, यानी डे ऑफ द वीक। ये डेट्स तो आ गई, फिर वो वीक का कौन सा डे बनता है ये भी आपने एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लिया है। इसी तरह कहा जाता है कि अगर गार्बेज इन करोगे तो क्या होगा, गार्बेज आउट भी होगा, यानी कचरा लेकर आओगे तो कचरा मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसी तरह कहा जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर डाटा क्लीन नहीं होगा तो एनालिसिस और प्रेडिक्शन भी सही नहीं होंगे। अब जब आपने डाटा क्लीन कर लिया तो नंबर 4 पे हमारे पास स्टेप आता है या स्टेज आती है डाटा एनालिसिस। अब आपने क्या करना है, जो डाटा आपने क्लीन किया है उसको एनालिसिस करना, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे किया जाता है, यानी कि स्टैटिस्टिक और मशीन लर्निंग मेथड यूज करते हैं, पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंपॉर्टेंट लिंक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये जानना चाहते हैं क्या वेदर की इफेक्ट्स सेल्स पर होती हैं या नहीं, तो हम देखते हैं कि बारिश वाले दिन चाय और पकौड़े की सेल्स बढ़ जाती है। इसी तरह जब हम डाटा विजुअलाइजेशन यानी इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ चार्ट्स भी हेल्प करते हैं ताकि क्या होता है, डाटा आसानी से समझ आ सके। यानी कि जो आपने डाटा क्लीन किया था उसको एक दफा दोबारा देखना, उसको एनालाइज करना, ठीक है, कि हमने जो डाटा क्लीन किया है, जो प्रॉब्लम थी उसको हमने सही किया कि नहीं, ठीक है। जब होता है ना कि जब आप एक पेपर सॉल्व कर लेते हो उसके बाद देने से पहले क्या करते हो, एक दफ़ा रीड करते हो, कोई सवाल रह तो नहीं गया, कुछ बात मैंने कम तो नहीं लिख दी, कुछ बात मैंने ज़्यादा तो नहीं लिख दी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद फिर आता है डाटा मॉडलिंग। आपने डाटा क्लीन भी कर लिया और डाटा को एनालिसिस भी कर लिए, अब आपका अहम स्टेज है, यानी स्टेज क्या है, अब आपने एक तरह से उसको चीज़ को बनाना है। अब जो हमने डाटा जमा किया था, इकट्ठा किया था, उसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में अरेंज करते हैं। किस फॉर्मेट में हम करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, ठीक है। हम एंटिटीज जैसे कस्टमर और उनके परचेज प्रोडक्ट्स और उनके एट्रीब्यूट्स, नेम, प्राइस, डेट्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। नहीं समझ आई, यानी कि एक कस्टमर है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है, यानी उसका लिंक है, ठीक है। उसकी फिर जो प्राइस है किसके साथ है, प्रोडक्ट के साथ है ना, प्रोडक्ट की फिर क्या रिलेशनशिप है, किसके साथ, प्राइस के साथ है, ठीक है।
और क्या होगा, इस तरह से हम क्या बताएं, नेम्स हो गए, कस्टमर नेम हो सकता है, प्रोडक्ट नेम्स होते हैं, आपस में उनका रिलेशनशिप बनाते हैं कि ये इस चीज पे डिपेंड करता है, या ये चीज होगी तो ये होगा। अब जब प्रोडक्ट नहीं है तो हम उसकी प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जब प्राइस डिसाइड की हो तो प्रोडक्ट भी होना चाहिए, उसका नाम भी होगा कुछ। ऐसे तो हम किसी की नहीं रख सकते ना नाम, क्या नाम रख सकते हैं या उसकी प्राइस रख सकते हैं। और हमारा गोल क्या होता है? हमारा गोल भी यही होता है कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिससे हम फ्यूचर में प्रेडिक्शन कर सकें और डाटा को इफिशिएंटली मैनेज कर सकें। और फिर हम क्या करते हैं, हम मॉडल को हिस्टोरिकल डाटा पर टेस्ट करते हैं ताकि देखें कि वो प्रेडिक्शंस एक्यूरेट दे रहा है या नहीं। ये जब मॉडल क्या था, डाटा मॉडलिंग हो रही थी ना, यानी कि मॉडल तैयार कर रहे हैं। उसके बाद है जी मॉडल इवोल्यूशन, ये नंबर 6 आता है, यानी कि मॉडल का जायजा। अभी आपने मॉडल तैयार कर लिया, कुछ ना कुछ उसको आपने बना लिया है, तो क्या करते हो कि आप उसकी परफॉर्मेंस को इवोल्यूट करते हो। ठीक है, हम मेजर करते हैं कि मॉडल एक्यूरेसी कितनी है और क्या वो केपीआईज को अचीव कर रहा है या नहीं। यानी कि हमारा केपीआईज क्या था, गोल था ना, जो वो उसको अचीव कर रहा है कि नहीं। अगर मॉडल की एक्यूरेसी लो है तो हम उसे दोबारा मॉडिफाई करते हैं। एक्यूरेसी मतलब कि हमें जो प्रेडिक्शंस है वो अगर 90% से नीचे है तो हम अपने कोड, अपने डाटा में मॉडिफिकेशन करेंगे, दोबारा देखेंगे कि कहाँ पे कमी थी। जब मॉडल इवोल्यूशन एक तरह से एक्यूरेट है और सब कुछ ठीक चल रहा है, अब मॉडल इवोल्यूशन के बाद जो हमारा आता है मॉडल डिप्लॉयमेंट, यानी कि हमने एक तरह से उसको बना लिया था, ठीक है, फेस में यहाँ पे हमने देख लिया कि जो हमारे रिजल्ट थे वो 90% एक्यूरेट थे, या जो हमें आउटकम चाहिए थे वो आ रहे हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट कैसे, कि जैसे एक फौजी होता है, जब वो पास आउट हो जाता है, जब उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय किया जाता है। इसी तरह जब आपका एक सॉफ्टवेयर बन गया, आपकी वेबसाइट बन गई, आपका एक प्रोडक्ट बन गया, समथिंग एआई बन गया, तो जब आपने उसको बना दिया, आपने अचीव कर लिया, तो आप उसको डिप्लॉयमेंट करते हो, यानी कि उसको रियल वर्ल्ड में दे देते हो ताकि और लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और ये जो डिप्लॉयमेंट है ये क्या होता है, ये पार्शियल भी हो सकता है और एक तरह से फुल भी हो सकता है। पार्शियल का मतलब ये है कि आपने एक चीज बनाई है, जैसे कि एक गेम आती है, ठीक है, उसके पहले जो फेज आया था उसमें उसके 10 लेवल्स थे। गेम तो आ गई मगर उसके 10 लेवल से, और टोटल कितने लेवल्स हैं, 50। उसके बाद कुछ टाइम बाद उसके 10 और लेवल आ गए जो कि 20 हो गए। फिर कुछ और स्टेप्स होने के बाद 5 और लेवल आ गए, 25 हो गए। सो ये क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है, ये आपकी पार्शियल डिप्लॉयमेंट कहते हैं। इसी तरह आप अपनी प्रोग्राम को कर सकते हो, आपने सॉफ्टवेयर में कुछ ऑप्शन डाले हैं जो बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करते हो और ऑप्शन ऐड करते हो। इसी तरह अगर आप डाटाबेस आपने बनाया है, आपने पहले 10 बंदों का डाटाबेस बनाया था, उसके बाद उसको क्या करते हो 20, 30, 40 पे ले जाते हो, वेबसाइट को इस तरह कर लेते हो। समझ रहे हो ना बात? तो डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी चीज़ तैयार कर दी और उसको रियल वर्ल्ड सिस्टम में इंटीग्रेट करना, जैसे वेबसाइट होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं, डाटाबेस होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं। और जब मॉडल डिप्लॉय हो जाता है तो वो रियल डाटा के साथ काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और जो उसके अंदर इनसाइट्स और प्रेडिक्शन जनरेट करते हैं। अब जैसे एआई मॉडल है, कोई भी ले लो, जो आजकल चल रहे हैं, देखो उसको जब बनाया गया होगा तो उन्होंने पहले एक टेस्ट किया होगा। टेस्ट करने के बाद मतलब एक मॉडल इवैल्यूएट किया होगा कि ये इस तरह का बनता है और ये चीज़ बन रही है जो आके आंसर सही दे रही है। फिर उसको क्या किया गया, उसको रियल वर्ल्ड पे दे दिया गया, लाइक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और जब हम यूज़ कर रहे थे उसके अंदर क्या होता है, फिर क्या होता है, लाइक उसका मॉडल 1 आया, फिर मॉडल 2 आया, ठीक है, वर्जन कोई एक वर्जन फर्स्ट कर लो, वर्जन सेकंड कर लो, वर्जन थर्ड आ गया। तो इस तरह की ये मॉडल डिप्लॉयमेंट इसको कहते हैं। और इसका क्या था, पार्शियल भी होती है जिसको स्मॉल स्टेप्स कहा जाता है, जो कि मैंने गेमिंग की आपको एग्जांपल दी है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल है मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग। इसके नाम से पता चलता है कि मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग का है, जो चीज़ आपने लॉन्च की है, जो आपने मॉडल डिप्लॉय किया है, क्या वो एक्यूरेसी है उसमें अंदर, क्या वो स्पीड से काम कर रहा है, क्या वो रिलायबिलिटी है, आप उसको क्या करते हो, रेगुलर मॉनिटर करते हो, ठीक है। अगर कोई चेंजेस आए, जैसे नए डाटा ट्रेंड्स या यूजर बिहेवियर चेंज हो, तो मॉडल को क्या करते हो, आप अपडेट करते हो। यूजर फीडबैक, यानी कि जो लोग आपको फीडबैक देते हैं, कॉमेंट्स देते हैं, जो मैं आपसे कहता हूं कि कॉमेंट्स किया करो, मुझे बताया करो कि सर आपसे ये गलती हुई, सर आप ये चीज़ इंप्रूव करें, सर आप ऐसे करें, सब ऐसे करें। तो ये चीज़ क्या होता है, फीडबैक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप मॉडल को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी गेम्स एप्लीकेशन जो भी आप डिप्लॉय किया था आपने,
ये आपने जो चीज़ बनाई थी, समझ गए बात। और ये क्या होता है, ये जो स्टेज है ये कंटिन्यूस चलता रहता है। आपकी जो मशहूर गेम है पबजी, आप उसका अगर जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी वो गेम किस तरह से थी और अब क्या है, हर लेवल पे या हर टाइम उसका एक नया लेवल आता है, नए अपडेट्स आते हैं। तो वो क्या हो रही है, मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग हो रही है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। कस्टमर फीडबैक देते हैं कि सर कलर्स अच्छे नहीं हैं, सर ये लेवल ऐड करें, सर अब वो जैसे डाटा जो ट्रेंड्स की बात की ना, डाटा ट्रेंड्स के साथ क्या होता है, आप उस मॉडल को ठीक करते हो, इम्प्रूव करते हो। देखो जैसी कंट्री में पाकिस्तान के लिए अलहदा झंडे या फ्लैग्स या सूट्स बनाए जाते हैं, इसी तरह इंडिया के लिए अलहदा और गन्स और समथिंग स्टिकर्स वगैरह जनरेट किए जाते हैं जो कि ट्रेंड के साथ चल रही हूँ। तो ये स्टेजेस हैं किसके, डाटा साइंस लाइफ साइकिल के। अगर किसी स्टूडेंट को समझ आ गई हो तो वो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर सकता है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट ये है मेरी वेबसाइट जो कि मैंने बनाई है, शायद आपने विजिट ना किया हो। तो इस जो ये मैंने इमेज लगाया है इसको भी देख लो, मैं इसका भी एग्जांपल इसको बताऊंगा क्या है। अच्छा, बात करते हैं इसी वेबसाइट को एज अ एग्जांपल इन अ डाटा साइंस लाइफ साइकिल। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास क्या थी, एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि भाई मैंने जो स्टूडेंट्स हैं कौन सी क्लास वाले, 9, 10, 11, 12, इनके लिए एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जहाँ पे सब कुछ हो। क्या सब कुछ हो, वीडियो के लेक्चर्स हो, हेल्पिंग मटेरियल हो। अब हेल्पिंग मटेरियल में क्या क्या उनके पास हो, हेल्पिंग मटेरियल में उनके पास हो जी सॉल्व एक्सरसाइज हो, डिटेल नोट्स हो, ओल्ड पेपर्स हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, मेरी प्रॉब्लम थी, एक चीज़ बनानी थी, ठीक है, एक ही जगह पे उनको सब कुछ चीज़ें मिलें। ये मेरी प्रॉब्लम थी जिसको मैंने डिफाइन किया, जिसको मैंने सोचा अगर मुझे वो कोई बंदा कांटेक्ट करना चाहता है तो फिर भी मैंने उनके लिए कुछ का एक फॉर्म बनाया हुआ था, ठीक है। ये मैंने ये स्टेप लिख लिए थे कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मेरी प्रॉब्लम है क्या, मैंने उसको समझा और फिर क्या किया, मैंने फिर सोचा कि एक वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे ये सारी 3, 4, 5 चीज़ें होंगी। ये मेरी सबसे पहला स्टेज था, प्रॉब्लम डिफिनेशन। बात समझ गए। जब मैंने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, अब मेरी दूसरा स्टेज आता है डाटा कलेक्शन। ऐसा ही है ना, डाटा कलेक्शन है ना। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से, नॉलेज से बुक्स पढ़े, उससे क्या बनाई हैं, जैसे कि वीडियो लेक्चर जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, नोट्स बनाए, एक्सरसाइज सॉल्व किए, उनको पीडीएफ में रखा, ठीक है। इसी तरह जो ओल्ड पेपर्स हैं उनको डिस्कस किया, ठीक है। और इन सबको इकट्ठा करके डाटा कलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, डाटा कलेक्शन कर लिया। अब उसके बाद स्टेज थी हमारे पास डाटा एनालिसिस। ऐसा ही था ना, नहीं सॉरी, डाटा क्लीनिंग था। तो जो ये डाटा मैंने जमा किया हुआ है इनको मैंने क्लीन किया। हो सकता है कि मैंने जो पेपर था वो कोई गलत डाउनलोड किया, यानी कि मैं जैसे कि फेडरल बोर्ड को फॉलो कर रहा हूँ तो मैंने लाहौर बोर्ड का ये पेपर डाउनलोड कर लिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो वो मैंने क्या रिमूव कर दिया। नोट्स हो सकते मैंने 2 दफ़ा बना दिए हो एक चैप्टर के, वो रिमूव कर दिए। क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन को 2 दफ़ा सॉल्व कर दिया, या किसी एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैंने सॉल्व ही नहीं किया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये जो डाटा क्लीनिंग नहीं आता, डुप्लीकेट चीज़ों को हम रिमूव करते हैं, नई चीज़ एंटिटीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में क्या था कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैंने किसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उसको सॉल्व किया, जो डाटा मैंने जमा किया उसको मैंने गौर से देखा, क्या ये सही है, जो पेपर हैं या नोट्स हैं वो मैंने सही बनाए हैं कि नहीं, डाटा सब जमा हो गया है कि नहीं। इस तरह की चीज़ों को हम डाटा एनालिसिस करते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट के लिए कर लिया। जब मैंने डाटा एनालिसिस भी कर लिया, अब क्या था, उसके बाद क्या था, मॉडल इवोल्यूशन। मॉडल इवोल्यूशन क्या होता है कि मैंने एक छोटी सी समझ लो कि वेबसाइट बनाई, उसको अभी लॉन्च नहीं किया, उसको अभी मैंने ओपन वर्ल्ड को नहीं दिया मैंने, यानी कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, बट मैंने एक बनाई थी, ठीक है। मैं अपने पीसी पे उसको यूज कर सकता, देख सकता था टेस्टिंग फेज में, ठीक है, कि भाई अच्छा यहाँ पे हो बटन हैं, ये बटन क्लिक करोगे तो ये वाला खुलेगा। मिसाल के तौर पर सिर्फ मैंने क्लास 9 का डाटा अपलोड किया था टेस्टिंग के लिए, ठीक है, मॉडल इवोल्यूशन, और वो सारी चीज़ें सेम वर्क कर रहे थे, मतलब अच्छे तरीके से चल रहा था। वेबसाइट अगर खोलते थे तो सब कुछ वीडियो शो होती थी, क्लास 9 का डाटा शो होता था, ठीक है, और वीडियो प्ले भी होती थी, पीडीएफ फाइल अपलोड नज़र भी आती थी, फाइल डाउनलोड भी इजीली हो जाती थी। तो ये एक सेटअप था मॉडल इवोल्यूशन। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसी मॉडल को फिर कंप्लीट करके मॉडल क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, यानी कि मैंने एक तरह से पब्लिश कर दी। मॉडल डिप्लॉयमेंट था ना, स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना, मॉडल
डिप्लॉयमेंट था। मॉडल डिप्लॉयमेंट क्या कि मैंने इसी तरह लाइक पब्लिश कर दिया। पब्लिश क्या होता है, डोमेन परचेज करके आप, जैसे मैंने ये npfstudyhub.com लिया, कुछ साइट्स लेके पे परचेज करके और उनको मैं लाइव किया। ये आपको मतलब मैं डिटेल में बताना चाहता, बस इस तरह से पब्लिश कर दिया, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, इस तरह से आप समझ लो। जब मैंने ये वेबसाइट देखो अभी आप बनाई है, अब जैसे कि हमने एक वर्ड यूज़ किया था पार्शियल डिप्लॉयमेंट, ठीक है। आपने देखोगे जब मैंने वेबसाइट खोली थी तो एक इमेज आ रहा था, अगर वो इमेज आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो इस वेबसाइट को ओपन करें, वहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारी वेबसाइट ज़ेर तामीर है और अभी सारे फीचर्स नहीं हैं, मगर आप फिर भी आप वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो और उन फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो जो अभी तक मौजूद हैं, जो अपलोडेड हैं, उनको देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, पार्शियल डिप्लॉयमेंट है। लाइक मेरी अभी वेबसाइट 70% कंप्लीट है, जो 30% है वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, ठीक है। साथ में जब अब आप आखिरी स्टेप क्या था, मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग था ना, ऐसे ही था ना मॉनिटरिंग वाला। तो अब आप इस वेबसाइट को विजिट करोगे, आप मुझे बताओगे कि सर ये जो आपने सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब लिखा हुआ है, ये बटन क्लिक नहीं करा। जब हम इसको क्लिक करते हैं हम यूट्यूब के पेज पे नहीं जाते, या हम जो ये सेंड मैसेज है इस पे हम क्लिक करते हैं, मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं होता। ये जो आपका व्हाट्सएप बटन यहाँ पे लगा हुआ है ये काम नहीं करा या यहाँ पे सूट नहीं करा, लिहाजा इसको चेंज कर दें। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी वेबसाइट पे देखूँ, वहाँ पे वेबसाइट जो व्हाट्सएप का बटन है वो बहुत फैंसी सा बना हो, उसके कलर्स बड़े अट्रैक्टिव हों, तो मैं हो सकता है उसको हटा के उसको इम्प्रूव करूँ, मतलब उसका यहाँ पे उस वो डिज़ाइन लगा दूँ, या इस जो फॉर्म है यहाँ पे नई एंटिटी ऐड कर दूँ, जैसे कि नम ऑप्शनल व्हाट्सएप नंबर है तो मैं यहाँ पे कुछ और पूछ लूँ, एक नया टेक्स्ट फील्ड ऐड कर देता हूँ, किसी भी होता है कि शायद आपके फादर का नाम पूछ लूँ, समथिंग रैंडम मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, क्या होता है मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग में होता है। तो ये एक क्या है, मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी, फिर मैंने डाटा कलेक्शन किया, फिर मैंने डाटा क्लीन किया, फिर मैंने डाटा एनालिसिस किया, फिर मैंने मॉडल इवोल्यूशन किया, फिर मैंने मॉडल डिप्लॉयमेंट कर दी, फिर मैंने मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग किया। अपनी एक वेबसाइट जो कि मेरी एक प्रॉब्लम थी उसका मैंने सोल्यूशन बनाया था और मैंने इन स्टेप्स को फॉलो करके ये मैंने अपनी सोल्यूशन क्रिएट किया है। तो ये बेसिकली आपका टॉपिक था, एक प्रॉब्लम को फाइनल स्टेज में लेकर जाना या उसका सोल्यूशन निकालना। तो उसको हल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं जो आपके सामने हैं, जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और उम्मीद मैं करता हूं कि ये लेक्चर पूरा सुनने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।